स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पद भेद। ठीक है, हिंदी का चैप्टर पद भेद के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले मैं यहाँ पे हेडिंग लिख देती हूँ। अब हम लोग, इसका मतलब होता है क्या, व्याकरणिक कोटि। इसका मतलब होता है व्याकरणिक कोटि की पहचान। इसी में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं संज्ञा के बारे में, क्रिया के बारे में, सारा जो इम्पोर्टेंट व्याकरण में होता है हिंदी के हमारे, वो आज हम लोग पढ़ने वाले इस चैप्टर में। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग पढ़ते पद मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसे पद कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे पद कहते हैं। ठीक है, अब इस सेंटेंस से आप लोगों को अगर नहीं समझ आया तो मैं यहाँ पे विस्तार में बताती हूँ दूसरे शब्दों में। ठीक है, दूसरे शब्दों में मैं बताती हूँ कि व्याकरण के नियमों के अनुसार विभक्ति वचन लिंग काल आदि मतलब और भी आदि की योग्यता रखने वाला वर्णों का समूह पद कहलाता है। पद कहलाता देखिए कहलाता है। देखिए क्या बोल रहा है, व्याकरण के नियमों के अनुसार विभक्ति वचन लिंग काल आदि की योग्यता रखने, जैसे कि हम लोग इंग्लिश में पढ़ते थे टेंसेस के बारे में कि उसमें क्या ऑब्जेक्टिव होता था, वर्ब होता था, वैसे ही इसमें पदों में क्या होता है, वचन लिंग विभक्ति का यूज होने वाला जितना भी सेंटेंस होगा हमारा, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा पद। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि राजा वन में गया। ठीक है, राजा वन में गया। ठीक है, तो राजा वन में गया 4 पदों से बना है। 4 क्या बना है? 4 पदों से बना है। समझ में आया? 4 पदों से बना। जैसे कि क्या बोल रहा है कि व्याकरण के नियमों के अनुसार क्या विभक्ति वचन लिंग काल आदि जो रहेगा हमारा, ये सब 4 जो रहेगा, उन चारों को मिलकर जो समूह बन जाएगा वर्णों का, वो क्या कहलाएगा? हमारा पद। तो ये जो मैंने वाक्य यहाँ पे लिखा वो क्या हो गया? हमारा पद हो गया। 4 पद से ना एक हमारा पूरा सेंटेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारा पदों के भेद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब हम
हम लोग पढ़ेंगे पदों के भेद के बारे में। तो फर्स्ट हमारा है, पहले जानते हैं पदों के 5 भेद होते हैं। ठीक है, पदों के 5 भेद होते हैं, जो कि फर्स्ट हमारा है संज्ञा। अब संज्ञा तो बहुत ही आम सी बात है, सबको पता होता है। तो संज्ञा क्या होता है? संज्ञा वह विकारी शब्द है जिससे वस्तु, व्यक्ति, भाव तथा प्राणियों का नाम का बोध होता है। क्या है संज्ञा? संज्ञा वह विकारी शब्द है, संज्ञा वह विकारी शब्द है जिससे वस्तु, व्यक्ति, भाव, वस्तु, व्यक्ति, भाव तथा प्राणियों के नाम का बोध होता है। ठीक है, ये नाम का बोध होता, या फिर हम लोग ये भी कह सकते व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम लोग क्या संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने बचपन में पढ़ चुका है ये वाली बात को, कि संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या संज्ञा कहते हैं। ठीक है, वस्तु से किसी पदार्थ का भाव ही नहीं, उनके धर्म की सूचित करने वाला शब्द भी संज्ञा कहलाता है। वस्तु से किसी पदार्थ का भाव ही नहीं, उनके धर्म, किसी स्वभाव, वस्तु के किसी स्वभाव के बारे में भी क्या संज्ञा ही बताता है। ठीक है, उसको भी हम संज्ञा ही कहते हैं। तो संज्ञा के कितने भेद हो जाते हैं? पहले संज्ञा में जानते क्या? राम, ताजमहल, कपड़ा, वस्तु है ना, कपड़ा, ये सब क्या हो गया हमारा? ये सब संज्ञा कहलाता है। अब संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, अब इस क्लासेस में हम लोग सिर्फ संज्ञा के बारे में पढ़ने वाले पद के बाद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। इसको मैं मिटाऊंगी तब जाके मैं संज्ञा के बारे में सारा बताऊंगी। ठीक है, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5, जिनमें से फर्स्ट हमारा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है हमारा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। और फिफ्थ हमारा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम एक एक करके सारे संज्ञा, जितना भी 5 भेद है, एक एक करके सबके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग जानेंगे जातिवाचक संज्ञा के बारे में। ठीक है, चलो देखते हैं जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। जिन शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा जिन शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तु, एक ही प्रकार की वस्तु, व्यक्ति, भाव, एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा
वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, व्यक्तियों का बोध हो, एक ही प्रकार की वस्तुओं का व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का बोध हो, उन्हें क्या जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा में सिर्फ पर्टिकुलर चीज के बारे में बोला जाएगा, एक ही चीज, वस्तु या फिर एक ही इंसान के बारे में, ठीक है, वो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि क्या हो सकता है, नदी, जैसे कि हो जाएगा नदी। अब नदी के बारे में बोल रहा है तो कोई भी जितना भी हमारा वाक्य बनेगा या सेंटेंस बनेगा वो सिर्फ नदी के बारे में होगा, ठीक है। नदी, आदमी या पेड़, नगर, आदि, ठीक है। देखिए, संबंधियों, व्यवसायों, पदों, पशु पक्षियों तथा तत्वों के नाम, जितने भी पशु पक्षी या फिर व्यवसाय हो गया, काम करने का चीज, वो सब के जातिवाचक संज्ञा में ही आता है, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा हम लोगों ने समझ लिया। इसके बाद हमें देखना है नेक्स्ट भेद के बारे में, जो कि है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको मिटा के मैं यहीं पे बताती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब क्या होता है। जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। किसी भी खास, किसी को पर्टिकुलरली खास चीज के बारे में जब हम लोग बोल रहे हैं तो उसमें वो क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। चलो हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे तू, मतलब तुम्हारे बारे में, तुम, तेरा, मतलब खास क्या है उसमें, तुम्हारे ही बारे में बोला जा रहा है, व्यक्ति, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे सॉरी ये नहीं होगा, जैसे कि राम, गंगा, ब्रिटेन, ठीक है। राम, ये सब क्या है हमारा उदाहरण। राम हो गया, गंगा, ब्रिटेन, ये सब क्या खास चीज है के बारे में जब हम लोग बोलेंगे, खास उसी के बारे में हम लोग बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। व्यक्तियों, नदियों, देशों, नगरों, समुद्रों, पहाड़ों, त्योहार तथा दिन के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। जितने भी त्योहार है हमारे, नगर है हमारे, देश है, नदी है, पहाड़ है, ये सब किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक
संज्ञा। अब देखते हैं भाववाचक संज्ञा मतलब क्या होता है। जिन शब्दों के द्वारा व्यक्ति अथवा वस्तु की जिन शब्दों के द्वारा व्यक्ति अथवा वस्तु की स्वाभाविक क्रिया व्यापार वस्तु के स्वाभाविक क्रिया या क्रिया व्यापार तथा स्वाभाविक क्रिया व्यापार तथा भाव दशा सामने आती है। भाव दशा सामने आती है। भाव दशा सामने आती है, वो क्या हो जाता है? भाववाचक संज्ञा कहलाता है। वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। देखिए क्या बोल रहे हैं। जिन शब्दों के द्वारा व्यक्ति अथवा वस्तु की स्वाभाविक क्रिया व्यापार तथा भाव दशा उसके बारे में पर्टिकुलरली बताया जाता है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जितना भी उस चीज ही को लेके बताया जाता है, लेकिन इसमें क्या उसका भाव बताया जाता है, किसी भी वस्तु का, कोई भी व्यक्ति का। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? भाववाचक संज्ञा, जो कि हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि उदाहरण हो गया हमारा भलाई, दयालु, घमंडी, ये सब क्या आदि, ये सब क्या किसी का भाव बता रहा है कि वो कैसा है। ठीक है, किसी का भाव बताने वाले शब्द को हम लोग क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा। तो पद भेद में हम लोगों को बहुत सारे अभी पढ़ना है, जो कि हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो पहले हम लोग का जो टॉपिक था वो था संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा के भेद होते हैं। 5 भेदों में से मैंने 3 भेदों के बारे में बताया। अभी 2 भेद और बचे हैं, जो कि हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, और उससे रिलेटेड और भी चीजों को हम लोगों को इसमें कवर करना होगा। ठीक है, तो ये वाला क्लास मिस मत करना, जरूर देखना, क्योंकि जो व्याकरण से रिलेटेड होता है सारा इम्पोर्टेंट चीज वो इसी में है। ठीक है, तो होप कि आप लोग को यहाँ तक जरूर समझ में आया होगा। थैंक यू।